हिमांशु को ड्रेसिंग रूम से आवाज़ सुनाई दी। यार शालिनी, अब आ भी जाओ, इस जिप को बंद कर दो, पता नहीं कहाँ अटक गई है, बंद ही नहीं हो रही। हिमांशु आने वाले होंगे। हिमांशु के बेख्तियार कदम ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े, जिसका दरवाज़ा अध खुला देखकर वो उस पर दबाव डालता अंदर दाखिल हुआ। रुचि आईने के सामने खड़ी अपने ब्लाउज की बैक जीप को बंद करने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी, जबकि उसकी दूधिया कमर और उस पर ब्लैक ब्लाउज को देखते हिमांशु के गले में कांटे जमते महसूस हुए। प्लीज़ शालिनी, बंद कर दो इसे। बिना ये देखे कि दरवाजे पर कौन है, वो रूहां सी होते बोली। दिल पर पत्थर रखे वो वापस पलटा। खुद पे जब्त करना आज और भी मुश्किल लग रहा था। प्लीज़ शालिनी, जल्दी कर दो, हिमांशु आ जाएंगे और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। फिर से उसकी आवाज़ कानों से टकराई तो वो माथे पर बल डाले उसके पीछे जा खड़ा हुआ। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते सर उठाकर उसने आईने में देखा तो साकित ही रह गई। हिमांशु ने एक झटके से उसके ब्लाउज की जिप को बंद किया। उसके हाथों का खुरदुरा स्पर्श बहुत ही हल्का सा रुचि को अपनी कमर पर महसूस हुआ। मेरी पत्नी हो तुम, और तुम्हें मेरे अलावा कोई भी देखे, चाहे फिर वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जबकि रुचि तो बर्फ़ की सिल्ली की तरह जम के रह गई। शालिनी और रुचि को भी साथ आता देख राधिका के चेहरे के इंप्रेशन बिगड़े, और जब पूरे अधिकार से रुचि फ्रंट सीट पर बैठी तो राधिका के तन बदन में आग लग गई। सारे रास्ते खामोशी छाई रही। रुचि तिरछी नज़र से हिमांशु को देखती तो उसका सपाट चेहरा देख वापस सामने विंड स्क्रीन पर देखने लगती। कॉलेज के पास पहुंचे तो कॉलेज बंद था। सर जी, 4 बजे कौन सा कॉलेज खुला होता है? चौकीदार ने मजाकन कहा। हिमांशु ने घूर के राधिका को देखा, जो सर झुकाए चोर नज़रों से अब चारों तरफ देख रही थी। मेरा भी दिमाग काम नहीं किया, 4 बजे वाकई एडमिन ऑफिस तक बंद हो जाता है। फिर राधिका ने ऐसा क्यों बोला? हिमांशु थोड़ा अपसेट हुआ, लेकिन फिर सर झटक दिया। सरिता जी के कहने के मुताबिक वो आज उन्हें डिनर करवाने लाया था। होटल में केबिन में दाखिल होते शालिनी और रुचि ने बैठते ही गहरा सांस भरा। तुम लोग ऑर्डर्स डिसाइड करो, मैं आता हूँ। हिमांशु एक फ़ोन कॉल रिसीव करता केबिन से बाहर निकल गया तो वो अपना फेवरेट मेन्यू देखने लगी, जबकि राधिका उन दोनों कबाब में हड्डियों को देखते ही तब कर रह गई थी। कुछ ही देर बाद हिमांशु वापस आया। खाना सर्व हो चुका था। खुशगवार माहौल में खाना खाते वो लेट नाइट घर वापस लौटे थे। आज तो मज़ा ही आ गया भैया, वीक में एक बार ऐसी पार्टी तो बनती है। शालिनी चहक रही थी, जबकि हिमांशु बहन को यूं हंसता मुस्कुराता देख दिल से खुश हुआ था। तुम चलो रूम में, मैं मम्मी से मिलकर आया, वो रुचि को कहता उसे अपनी चीज़ें थमाता सरिता जी के रूम की तरफ बढ़ गया। तुम क्यों नहीं दूर हो जाती हिमांशु की ज़िंदगी से? राधिका की बात पर रुचि के अपने रूम की तरफ बढ़ते कदम थमे थे। क्या मतलब है इस बकवास का? रुचि को गुस्सा ही आ गया। बकवास नहीं, हकीकत है। तुम हिमांशु के सर पर जानबूझकर मुसल्लत हुई हो। जानती हो उसको उसका अधिकार अब तक नहीं दिया तुमने। वो तुम जैसी बेहिस लड़की को डिजर्व ही नहीं करता, जो उसको प्यार का जवाब प्यार से दे ही नहीं सकती। राधिका ने हवा में तीर छोड़ा जो निशाने पर जा लगा। क्या क्या कह रही हो तुम? ये सब किसने कहा तुमसे? रुचि को अपने इर्द गिर्द धमाके से महसूस होते हुए सुनाई दिए। कहने की ज़रूरत नहीं है, साफ महसूस होता है। हिमांशु तुमसे खुश नहीं है, झूठ है ये। रुचि उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाते बोली। धोखा किसको दे रही हो? तंग आ चुका है हिमांशु तुमसे, मेरी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन तुम्हारी वजह से कदम रोक लेता है। और मैंने कह दिया है उसे कि वो मुझे अपना ले, मैं उसकी हर रात रंगीन बनाऊंगी। थोड़ा सा रुचि के कान के करीब झुकते हुए बोली। पूरी पूरी रात अपनी मोहब्बत और कुर्बत की बारिश में भिगो के रख दूंगी। मेरे अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेरे कुर्बत की गर्मी जब उसे मिलेगी तो हर चमकता चेहरा भूल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। राधिका उसे चैलेंज करके जा चुकी थी, जबकि रुचि की आंखें एक बार फिर से भीग गई थी। वो उसे जवाब दे देती और बहुत अच्छे से जवाब दे देती, लेकिन जब दिल में चोर हो तो कैसे जवाब देती, क्योंकि यही सच था। घर भर में शालिनी की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। ध्रुव के विदेश से वापस लौटने पर बहुत धूमधाम से हर फंक्शन अरेंज किया गया था। ध्रुव शालिनी के कॉलेज का क्लास फेलो था और वो शालिनी से मोहब्बत करता था, या शायद जुनूनी मोहब्बत। वो हर फंक्शन को दिल से खुद भी इंजॉय कर रहा था, जैसे शालिनी को पाकर उसने दुनिया ही फतह कर ली थी। शालिनी भी बहुत खुश थी, क्योंकि ध्रुव उसे भी बहुत अच्छा लगता था। शादी की तैयारी में सब इतना उलझे कि एक दूसरे को क्या देखना अपना भी होश ना था। हर फंक्शन को हिमांशु और रुचि ने बेहतर से बेहतरीन बनाया था। राधिका भी हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी,
यहाँ तक कि वो अब हिमांशु से हंसते मुस्कुराते बात कर लेती थी। हिमांशु भी अब उसकी बातों का जवाब देते हुए उकताता नहीं था। एक दोस्ती सी महसूस हो रही थी दोनों के बीच, जिसे सबने नोट किया था। वैसे दीदी, देखे ना कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ खड़े हुए। विद्या आंटी ने राधिका और हिमांशु को एक साथ खड़े देखते प्यार से कहा, तो सरिता जी की निगाह भी उनकी तरफ उठी तो उनके चेहरे से मुस्कान एकदम सिमटी। स्टेज पर शालिनी के पास हिमांशु और राधिका ऐसे खड़े थे जैसे कपल हों। सरिता जी की बेचैन निगाहों ने रुचि को ढूंढना चाहा, जो उन्हें एक ओल्ड लेडी के पास खड़ी दिखाई दी। वो उनसे मुस्कुरा के हाल अहवाल पूछ रही थी, जबकि सरिता जी के माथे पर बल पड़े। अजीब लड़की है, अपने पति को खुले सैंड की तरह छोड़ा हुआ है। न जाने कब अकल आएगी इस लड़की को और अपने पति को अपने पल्लू से बांधेगी। सरिता जी ने बड़बड़ाते हुए नजरें फेर ली। विद्या आंटी अपने किसी जानने वाले की तरफ बढ़ गई। इतने में रुचि स्टेज की तरफ जाती दिखाई दी। स्टेज पर पहुंचते वो आगे बढ़ने लगी कि राधिका ने एकदम से उसके रास्ते में नामहसूस अंदाज में पैर अड़ाया। वो लड़खड़ा के सीधा दूल्हे पर गिरने लगी थी कि हिमांशु ने फौरन आगे बढ़ते उसके पेट पर हाथ रखे उसे थाम लिया और अपनी तरफ खींचते उसे अपने सीने से लगाया। रुचि का तो सांस ही हलक में अटक गया। सबकी नज़रें उसी पर टिकी थी। उसकी आंखें एकदम से पानियों से भरने लगीं, बेइंतहा सुबकी लेने लगी। वो हिमांशु के सीने में चेहरा छुपाने लगी। उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़े खुद पर जब्त करती वो सुर्ख हो रही थी। ये सोचकर कि वो ध्रुव के ऊपर गिर जाती तो कितना बुरा लगता। कितनी सबने बातें बनानी थी। कुछ नहीं हुआ रुचि, रिलैक्स। हिमांशु उसकी पकड़ को अपनी शर्ट पर सख्त होता महसूस करता उसकी कमर सहलाने लगा, जबकि दुल्हन बनी शालिनी उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़पी थी, क्योंकि उसने राधिका को उसके आगे पैर रखते देख लिया था और राधिका पर उसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, पर दुल्हन बने वो कुछ न कह सकी। सबके आशीर्वाद के साथ शालिनी विदा हो गई। सब मेहमान धीरे धीरे अपने घर चले गए, सिवाय दिव्या आंटी के, जो आके यहीं पर चिपक गई थी। सरिता जी ने रुचि को अपने कमरे में बुलाया। वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत से समझा रही थी, जैसे उसकी सास नहीं बल्कि माँ हो। जानती हूँ रुचि, ये सब मुश्किल होगा, पर बेटा शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में ज़िंदगी पुरसुकून गुजरती है और किसी तीसरे को बीच में घुसने का मौका नहीं मिलता। अपना और हिमांशु का रिश्ता इतना मजबूत कर लो कि वो तुम्हारे अलावा किसी की तरफ निगाह भी ना उठा सके। समझ रही हो ना? वो उसे और भी बहुत सारी बातें समझाती हुई उसे उसके कमरे में भेज चुकी थी। आज शालिनी की विदाई हुई थी, उसकी जान से प्यारी दोस्त की। वो अकेलापन महसूस कर रही थी, उदास भी थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसको किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, तो वह टीवी लॉन्च में आ गई, जहां हिमांशु और राधिका बैठे कोक और लेस के साथ एंजॉय कर रहे थे। रुचि को आता देख हिमांशु ने मुस्कुरा के उसे देखा। आ जाओ रुचि, देखो राधिका कितने जोक सुना रही है। हद है राधिका, तुम और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर। हिमांशु और राधिका एक ही सोफे पर कुछ फासला से विराजमान थे, जबकि रुचि सामने एक सिंगल सोफे पर टिक गई। तुम भी कोक लो, राधिका ने मुस्कुराते हुए उसे भी ऑफर की। नहीं, मैं नहीं पीती, गंभीरता से जवाब दिया। लगता है उदास हो शालिनी के जाने से। हिमांशु का भी यही हाल था, बट अभी इतने जोक सुनाए हैं कि उदासी झट से दूर हो गई। चलो तुम्हें भी सुनाती हूँ, राधिका ने मोबाइल खोलते बहुत अदा से कहा। रुचि ने एक नज़र हिमांशु को देखा, जिसकी तवज्जो राधिका पर थी, और जैसे ही राधिका का जोक एंड हुआ, दोनों ही खिलखिला दिए। रुचि, क्या हुआ तुम्हें? हंसी नहीं आई? राधिका ने उसे टोका। वो क्या जवाब देती कि उसने कुछ सुना होता तो वो हंसती ना। मुझे नींद आ रही है, हिमांशु रूम में चलें? वो हिमांशु की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछने लगी। अरे भाई, नींद तुम्हें आ रही है तो तुम जाओ ना, हिमांशु को क्यों साथ में घसीट रही हो? अभी बहुत सारे जोक्स हैं जो हिमांशु ने सुनने हैं। राधिका ने कोक का आखिरी सिप लेते हुए एटीट्यूड से कहा। रुचि रुको, अभी इतनी जल्दी क्या है सोने की? थोड़ा बैठते हैं। वैसे अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हिमांशु ने सरसरी अंदाज में अपनाया तो रुचि दिल पर पत्थर रखे वहां से उठकर रूम में आ गई। आज कितना उसका जी चाहा कि हिमांशु उसकी तारीफ करे, खींच के उसे जैसे अपने गोद में बिठाता था वैसे बिठाए, उसके साथ थोड़ा करीब होने की, उसे छूने की कोशिश करे, लेकिन उसने तो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज ही कर दिया। वो आंसू पोंछते ड्रेस चेंज करती बिस्तर पर लेट गई और कितनी देर आंसू बहाती रही, लेकिन ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हिमांशु कमरे में आ गया। उसे सोता हुआ देख बिना उसे छेड़े या कुछ कहे ड्रेस चेंज करता अपनी जगह करवट लेकर लेट गया।
आज उसने रुचि को हक भी नहीं किया था। मर्द को अगर औरत से तवज्जो और मोहब्बत ना मिले तो जहाँ से मिलने लगे वो वहाँ अट्रैक्ट हो जाता है। अपनी सास की बात याद करते वो सिसकी थी। उसने मुंह पर हाथ रखे अपने सिसकी का गला घोंटा था। वो हिमांशु को खुद से दूर होता महसूस करती तड़प रही थी। ध्रुव और शालिनी एक दूसरे के संग बहुत खुश थे। आज वो रिसेप्शन के बाद अपनी माँ के घर रहने आई थी। उसे खुश देखकर कुछ पल को रुचि अपना सारा गम भुला बैठी थी और उसकी खूब आवभगत करने लगी। अब बस भी करो, सुबह से घन चक्कर बनी हुई हो। शालिनी ने लगातार रुचि को किचन में उसके लिए मज़े मज़े के डिशेस तैयार करते देखकर टोका था। क्या बात है रुचि, तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं जो पहले हुआ करती थी? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? शालिनी उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछ बैठी। नहीं यार, तुम्हारे बिना उदासी सी आ गई है ना। रुचि ने टाला। मुझे सच सच बताओ क्या बात है? भैया से कोई बात हुई है क्या? अब उनकी बात भी नहीं करती तुम? और ये राधिका कुछ ज़्यादा ही भाई के नज़दीक नहीं हो रही? शालिनी ने सलाद बनाते हुए कहा तो रुचि की आंखें फिर से भीग गईं। शालिनी ने उसे यूं देखा तो ज़बरदस्ती उसे एक तरफ बिठाते उसे अपने साथ लगाया। शालिनी ने उसे हौसला दिया तो थोड़ा उस पर खुलने लगी। मैं क्या करूं शालिनी, मुझसे चाहकर भी नहीं होता वो सब, और मैं हिमांशु को खोना नहीं चाहती। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। वो रो रही थी। अच्छा रोना बंद करो, फर्स्ट टाइम तो सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसके बिना ज़िंदगी शुरू भी तो नहीं होती ना। अब ध्रुव को ही ले लो। मैं इतना डर रही थी, मैंने भी रोका। पहली रात में एक अजीब ही खौफ छा जाता है हवासों पर। यकीन मानो जो प्यार करते हैं वो इतने प्यार से समेटते हैं ना कि क्या बताऊं। तुमने ध्रुव भाई को करीब आने दिया? रुचि ने हैरत से पूछा। दूर रखने का तो सवाल ही नहीं बनता था, और ये उनका हक है। मैं उनसे उनका हक छीन नहीं सकती, उन्हें नाराज़ तो नहीं कर सकती ना। शालिनी की बात पर रुचि के रोंगटे खड़े हुए। मतलब जब तक मैं उनका अधिकार उनको नहीं दूंगी वो मुझसे ऐसे ही नाराज़ रहेंगे? रुचि को एक नई फिक्र सताने लगी। एक मिनट, ये ऑर्डर करते हैं। शालिनी जो मोबाइल पर ध्रुव के बर्थडे के लिए कुछ अच्छा सा सर्च कर रही थी, ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली थी, अचानक से उसकी निगाह किसी चीज़ पर टिकी तो उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। ये क्या है? रुचि ने नासमझी से पूछा। ये मेडिसिन है, एक आंख विंग करके, और ऑर्डर भी कर दिया। अब वो रुचि की फिजिक्स के मुताबिक रेड साड़ी का ऑर्डर कर रही थी। ये कैसी है? शालिनी उसके सामने करके पूछा। छी, इतनी गंदी, ये पहन कर जाओगी तुम ध्रुव भैया के सामने? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? रुचि ने यह खुश्क पड़ते गले के साथ पूछा। वो तो मुझे 1 मिनट से पहले अपनी गोद में लेकर उसे उतार फेंकेंगे। शालिनी ने झुझुरी लेते धीरे से कहा, जो रुचि सुन ना सकी। ये मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर रही हूँ, तुम ये पहनकर रात को भैया के पास जाओगी, समझी? शालिनी ने ऑर्डर देते हुए उसे भी ऑनलाइन कार्ट में डाला। ये कमरबंद बड़ा क्लास का है, साड़ी के साथ ये तो कमाल ही लगेगा। क़यामत लगोगी क़यामत। शालिनी अभी से एक्साइटेड हो रही थी। पागल हो गई हो शालिनी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं पहनूंगी। उफ, कितनी गंदी हो गई हो तुम यार शादी के बाद। रुचि ने घूरते हुए खाना लगाते हुए कहा। हाय बेचारा मेरा भाई, सारी ज़िंदगी तरसता रहेगा बीवी की मोहब्बत को। शालिनी ने दुहाई दी तो वो पलटी। भगवान न करे, मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ शालिनी। वो नर्म लहजे में बोली। इस खाली फीकी मोहब्बत का चार डालना है भैया ने? जब मोहब्बत का इजहार ना हो, कुर्बत ना हो, एक दूसरे के पास होने का एहसास ना हो, क्यों जुल्म कर रही हो तुम मेरे भैया पर? शालिनी ने अफसोस से कहा। प्लीज़ शालिनी, ये सब मेरे बस की बात नहीं। वो सर झुकाए बोली। तो ठीक है, मत करो कुछ। ले उड़ने दो उस राधिका को, मेरे भैया को, जो अपनी कुर्बत से भी खुश करेगी और भैया की सब ज़रूरत को पूरा भी करेगी। तुम बैठकर अपने हुस्न की रक्षा करती रहो, जो मेरे भाई के तो किसी काम का नहीं। शालिनी ने उसे अच्छी खासी सुना डाली और किचन से बाहर निकल गई। रुचि सुन ही रह गई। वो कैसे ये सब करे, उसे शर्म आ रही थी। वो साड़ी का सोच कर ही मरने वाली हो गई। फिर कैसे वो साड़ी पहन के हिमांशु के सामने जाती? रात को खाने पर सभी हंसी मजाक में मसरूफ़ हो रहे। हिमांशु बहन को खुश देखकर बहुत खुश था। रात के खाने पर ध्रुव भी आ गया था। सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। क्या बात है भाभी, आप बोलती कम है या मेरी वजह से झिझक रही हैं? ध्रुव की बात पर रुचि ज़बरदस्ती मुस्कुराई। उसके मुरझाए चेहरे को देखकर हिमांशु भी चौंका था। काफ़ी दिनों से उनकी आपस में बात ठीक से नहीं हो रही थी। सुबह वो जल्दी चला जाता और रात को जब वापस लौटता तो राधिका उसे टीवी लॉन्च में अच्छी कंपनी देती। वो भी वहाँ बैठा रहता था ताकि रुचि सो जाए और उनकी आपस में फिर से उस बात को लेकर लड़ाई ना हो।
वरना रात के पहर खूबसूरत बीवी के आगोश में लेकर सोने को उसका कितना मन मचलता था, ये वो ही जानता था। पर खुद पर जब्त करते करते अब वो हार रहा था। नहीं ध्रुव भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तबीयत नहीं ठीक है इसकी, इसलिए थोड़ा चुप है, वरना मुझसे ज़रा हंसती बोलती है, शालिनी ने बताया। तो हिमांशु के माथे पर फिक्रमंदी की लकीरें उभरी। क्या हुआ तबीयत को? अच्छी भली तो है, विद्या आंटी ने ड्राई फ्रूट खाते हुए सरसरी अंदाज में कहा। और हिमांशु जो कुछ कहने वाला था एकदम चुप हो गया। अरे रुचि बेटा, ज़रा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है। विद्या आंटी ने रुचि को वहां से उठाना चाहा। जी बना लाती हूँ। और किसी ने पीनी है? रुचि ने सबसे पूछा। नहीं भाई, नहीं पीनी। वो किचन की तरफ बढ़ गई। हम तो अब आइसक्रीम खाने जाएंगे। क्यों हिमांशु, सही कहा ना? राधिका ने बहुत मान और मोहब्बत से कहा तो हिमांशु इनकार न कर सका। शालिनी को उसका सिर्फ हिमांशु कहना सख्त बुरा लगा था। चलो भाई सब चलते हैं, उठो जल्दी से। शालिनी उठो। राधिका ने उसे खींच के उठाया तो ध्रुव फट से उठ गया। चल रहे हैं, रुचि को तो आने दो। शालिनी ने उन सबके उठकर जाने पर उन्हें एहसास दिलाया। अरे वो तो चाय बनाने गई है ना, न जाने कब तक बने, उसके लिए साथ लेते आएंगे ना, इतनी फिक्र ना क्या करो उसकी। चलो जल्दी, राधिका ने कहते ही शालिनी का हाथ जोर से खींचा तो शालिनी शिकवाकुन नजरों से भाई को देखते ध्रुव के साथ बाहर निकली। जबकि हिमांशु जो पलट के किचन की तरफ देख रहा था कि शायद अभी वो निकले तो उसे पुकारे, लेकिन उससे पहले ही राधिका ने उसे बाहर से आवाज़ दी और गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रख दिया। सबकी फिक्र है इस लड़की को, सिवाय पति के। वो दिल बर्दाश्त होता मजबूरन बाहर निकल गया। रुचि चाय बनाकर लाई तो बाहर सिर्फ सरिता जी और विद्या आंटी ही थी। ये बाकी सब कहाँ चले गए? हैरत से पूछा। सब बच्चे आइसक्रीम खाने गए हैं, विद्या आंटी ने चाय का कप लेते गर्व से कहा। भगवान खुश रखे मेरी बच्ची को, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है और सबको खुश रखती है। अब देखो ना, शालिनी आई तो उसे कितना ख्याल था, सबको आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गई। उनके बाद से सरिता जी ने अफसोस से रुचि की तरफ देखा। वो चाहती तो उसकी साइड ले सकती थी, लेकिन वो चुप रही। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा साइड लेना भी अगले को बेपरवाह कर देता है, और रुचि बेपरवाह हो चुकी थी, इसलिए अब उसे संभलना चाहिए था। सरिता जी चाय का घूंट भरते गहराई से सोचने लगी, जबकि वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दिल बेइंतहा दुखी था। वो सुबह से किचन में खड़े सारे काम अकेले कर रही थी। सबको खाना सर्व किया, किचन साफ की, बर्तन धोए, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की शिकायत ना हो। वो सब कुछ बिना माथे पर बल डाले करती रही, और वो सब जाते हुए उसे ही भूल गए। उसे किसी और से क्या शिकवा, हिमांशु बदल गया था। रुचि के दिल में दर्द की ठेस उठी थी। वो हल्के हल्के बुखार में शॉवर लेती बिस्तर पर आ गई तो उसका बुखार जोर पकड़ गया। कंफर्टर खोलते सर से पैरों तक खुद को लपेटा, लेकिन फिर भी ठंड लगे जा रही थी और बदन भी बुरी तरह टूट रहा था। कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला और हिमांशु अंदर दाखिल हुआ। उसे सर से पैर तक कंफर्टर में देख सुलग उठा। ज़रा भी जो परवाह हो मोहतरमा को मेरी। वो गुस्से से शावर लेने चला गया। वापस पलटा तो वो कंफर्टर में हिले जा रही थी। हिमांशु उसका मूवमेंट करना देख उसके करीब आ गया। चेहरे से कंफर्टर हटाया तो वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। माथा पर चेक किया तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। रुचि, रुचि उठो। हिमांशु को अपने बेखबरी पर भी अफसोस हुआ। उसकी तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी और उसने परवाह नहीं की कि उसे ज़बरदस्ती उठाकर बुखार की टैबलेट खिलाई। वो बदहवास सी उसके सीने पर सर रख गई। उसे कुछ भी होश न था। हिमांशु ने उसके जिस्म को अपने जिस्म में ढांपा। वो लरज रही थी। उसका लरजना महसूस करते हिमांशु का दिल 120 की रफ्तार से दौड़ा। उसका जी चाहा सब कुछ भुला के आज उससे अपना हक वसूल कर ले। फिर उसकी नाजुकी का ख्याल करता वो उसे बस खुद से लिपटाए सोने की कोशिश करने लगा, और वो बार बार उसके सीने में घुसती खुद भी पसीने से शराबोर हो गई थी और हिमांशु को भी कर चुकी थी। सुबह जागी तो उसका सर हिमांशु के सीने पर था। शर्म के मारे वो एकदम पीछे हटी तो हिमांशु की आंख खुल गई। उसका यूं एक झटके से पीछे होना हिमांशु को बुरी तरह चुभा था। झटके से कंफर्टर को पीछे करता वो खड़ा हुआ और अपनी शर्ट पहनने लगा, जो रात को पसीने में भीग जाने की वजह से वो उतार चुका था। उसका चट्टानी सीना देखते रुचि ने लरजते हुए पलकें झपकाईं। हिमांशु बिना कुछ कहता लब भींचे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। हे भगवान, ये तो नाराज़ लग रहे हैं, बल्कि नाराज़ तो मुझे होना चाहिए, जो रात को मुझे अकेला छोड़कर सबके साथ आइसक्रीम खाने चले गए। वो बाथरूम से बाहर आया तो रुचि को सर थामे देख वो लब भींच गया।
उठना नहीं तुमने? सब नाश्ते पर वेट कर रहे होंगे। रुचि मैडम के हाथ का बेस्ट नाश्ता सभी को चाहिए होगा ना। वो अपने रिस्ट वॉच पहने तंजिया बोला था। जा रही हूँ, कंप्यूटर हटाते रौंदे लहजे में बोली। हाँ, जाना भी चाहिए। अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं कि ज़रा सा बुखार के बहाने बिस्तर पर लेट जाओ। सारे बहाने तो हिमांशु के लिए ही हैं तुम्हारे पास। बाकी सबके लिए तो चाहते टूट के बरसती हैं, बिना अपनी तबीयत की परवाह किए। इस साल बेस्ट बहू का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। वो अपनी चीज़ उठाते तंज के तीर चलाता बाहर निकल गया और रुचि उसके लफ्ज़ों के तीर सहती रो दी। शाम तक उसकी तबीयत काफ़ी संभल गई थी। शालिनी भी उसकी तबीयत ख़राब की खातिर रुक गई थी। शाम को सब चाय पी रहे थे कि शालिनी का ऑर्डर किया पार्सल आ गया। शालिनी ने बहुत खामोशी से वो पार्सल लेते रुचि के रूम में ले आई और उसे अच्छा खासा लेक्चर दिया कि वो उसके बात माने। शालिनी, मैं ये पहन के उनके सामने जाने का हौसला कहाँ से लाऊं? वो रूहासी होती हुई बोली। यह है ना, ये किस मर्ज की दवा है? टैबलेट्स उसके सामने करते हुए बोली। इससे क्या होगा? इससे मेरी जान हौसला मिलेगा। सिर्फ एक गोली खा लेना, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। शालिनी ने आंखें दबाई। वो तो रात को बहुत ज़्यादा आए थे जब बुखार था। रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, उफ यार, ये और तरह के हैं। अच्छा छोड़ो, इसको लेने से तुम में हौसला पैदा हो जाएगा भैया को साड़ी में फेस करने का, और ख़ुद ब खुद तुम उनके करीब जाने लगोगी। क्या समझी? समझ गई। लेकिन शालिनी, वो तो मुझे देखते ही नहीं, तो क्या एक गोली उन्हें भी दे दूं? उसकी बात पे शालिनी ने माथे पर हाथ मारा। उन्हें इस गोली की नहीं, इस लाल गोली की ज़रूरत है। शालिनी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अब कुछ गलत मत कर देना। सिर्फ एक गोली खाना और भैया के हाथ ना लगे, वरना छोड़ेंगे नहीं, समझी? चलो अब साड़ी पहनो, जल्दी से मैं तुम्हें तैयार करके निकलूं। शालिनी ने उसे ज़बरदस्ती साड़ी पहनाकर उसका हल्का हल्का मेकअप किया और उसे सब समझाकर बाहर आई। हे भगवान, मेरी इज्जत रख लेना, आज ये लड़की कुछ गड़बड़ ना कर दे। रात को हिमांशु रूम की तरफ बढ़ने लगा कि राधिका ने रास्ता रोका। अरे आते ही रूम में आए ना, कुछ देर बाहर बैठते हैं। हिमांशु ने होली से इनकार कर दिया। वो सुबह जो उसे उसकी ख़राब तबीयत पे सुनाकर गया था, सारा दिन अपसेट रहा। शालिनी से फ़ोन करके उसकी तबीयत का पूछा, पर सुकून नहीं मिल रहा था। अब घर आते ही उसने सीधा कमरे का रुख किया। राधिका को इग्नोर करते अपने कमरे में चला गया। वो पैर पटकती वापस मुड़ी कि शालिनी उसे देखकर मुस्कुराई। बस कुछ दिन है अब आपके यहाँ, क्योंकि जिस मकसद से आप आई थी वो अब कभी पूरा नहीं होगा। शालिनी ने उसका कंधा थपथपाते आंख विंग करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। राधिका सुलग कर रह गई। वो जैसे ही कमरे में आया तो रुचि अपना रुख दूसरी तरफ किए खड़ी थी, जबकि उसको सर से पैर तक देखते हिमांशु का दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया। उसकी लाल साड़ी उसके जिस्म को ढांप कम रही थी और जाहिर ज़्यादा कर रही थी, और उस पर उसकी कमर की चैन जो उसके नाजुक से कमर पर इंतहा की जच रही थी। हिमांशु की आंखों में पल में खुमारी आई थी। उसके करीब आया कि वो उस लम्हे पलटी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। हिमांशु ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो अभी भी हल्का हल्का गर्म था। लगता है बुखार दिमाग पर चढ़ गया है, हिमांशु ने बड़बड़ाते हुए कहा, कि अगले ही पल रुचि ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। ये इश्क का जादू है हिमांशु जी, जो सर पर चढ़ गया है। वो उसके करीब होती, अपने नाजुकी अच्छे से उसे महसूस करवाती, उसके कान की लो काटते हुए बोली। हिमांशु के पूरे जिस्म में थरथरी हुई। उसे यकीन नहीं आया कि ये उसी की रुचि है। साड़ी के छोटे से ब्लाउज में उसकी धड़कनों को ही छुपाया हुआ था, लेकिन उनका छुपना ना छुपना एक जैसा ही था। उसका खिलता दूधिया बदन, एक पल को तो हिमांशु सब कुछ भूल गया कि उसके सुराही बेदाग गर्दन पर झुका। रुचि का दिल जोरों से धड़का। वो तो होश ही खो बैठी थी। बस इतना जानती थी, आज हिमांशु को अपना आप सौंपना है, चाहे कितने ही तकलीफ क्यों ना हो। उसकी गर्दन को दागदार करता वो उसके गालों पर आता, उसे फ्रंट गर्दन से पकड़े उसके लबों पर झुका था, और इतनी शिद्दत से झुका कि रुचि मदहोश हुए भी उसके स्पर्श पर तड़प गई। उसे बिस्तर पर नरमी से धक्का देते हिमांशु ने अपने शर्ट के बटन खोले। आज तो रुचि खुद उसकी पसंद, उसकी चाहत, उसका जुनून बने उसके पास आई थी, तो वो कैसे पीछे हट सकता था। उसके ऊपर आते, उसके कमरबंद को छूता, वो उसके करीब अपने दहकते लब रख गया। वो दीवाना हुआ था। उसकी बेली चैन को देख उसका मोती जैसा नर्म नाजुक बदन हिमांशु को बुरी तरह अपनी तरफ अपील कर रहा था। वो लबों से छूते ऊपर आते उसके धड़कनों पर झुका कि रुचि ने मदहोश होते उसके बालों में हाथ चलाया और फिर उसकी कमर पर दबाव डालते उसे अपने सीने से मिस करने लगा। अचानक से हिमांशु के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ।
ये उसकी रुचि नहीं थी। वो ज़रा सा ऊपर हुआ तो रुचि को अभी भी आंखें बंद किए होश खोए देख उलझा। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो अपनी जगह से उठता पीछे हटा तो रुचि तड़प उठी। प्लीज़ हिमांशु, पास आएं और मुझ पे छा जाएं। आज आपकी रुचि आपको बिल्कुल नहीं रोकेगी। वो मदहोशी में बोले जा रही थी और फिर से हिमांशु के करीब होती उसके गले की गिर्द बाहें फैला गई, जिसे हिमांशु ने गुस्से से परे झटका। वो बच्चा नहीं था, वो सब समझ रहा था। ज़रूर इसने कोई नशीली डोज ली थी, पर कहाँ से, कैसे? वो लब भींचे उसको मदहोशी से अपने सीने पर लबों से चूमते रुचि को देखता मुश्किल से खुद पर जब्त किए हुए था। वो हरगिज़ भी उसकी मदहोशी में उससे अपना हक नहीं लेना चाहता था। सब बातों को सोचते उसका दिमाग गुस्से से भर गया। झटके से उसे बिस्तर पर पटका। मेरे करीब आने के लिए तुम ये सब करोगी? नशीली चीज़ों को यूज़ करोगी? आई विल नेवर फॉरगिव यू। वो पलट गया। मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया हिमांशु। वो रोते हुए खड़ी हुई। हिमांशु को उसकी बात पर झटका लगा। ये सच है कि मैंने सोचा था यूज़ भी करना था, पर नहीं किया, क्योंकि मैं सच्चे जज्बात के साथ आपके पास आना चाहती थी। हमारा रिश्ता होशो हवास में शुरू करना चाहती थी, पर आप शायद अब मुझ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, या अब देर हो गई है। आपको मेरे जिस्म की अब तलब ही नहीं रही। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो। हिमांशु को उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा। होश में ही हूँ, कोई नशे में नहीं। देखें गौर से मुझे। वो सर झटकती ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी। इस साड़ी में मुझे देखकर होश खो देंगे। अब न गुम हुए उनके होश मुझे देखकर। वो ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाती अपने गले से लॉकेट और कानों में पहने ईयररिंग्स उतार कर ड्रेसिंग पे फेंक गई। हिमांशु ने उसका कयामत ढाता हुस्न देखकर एक पल में उसके कमर में हाथ डाले खींच के उसे अपने सीने से जोर से लगाया कि उसकी धड़कनों में बेपनाह तेजी हुई। अब इतना करीब आकर दूर नहीं जाने दूंगा। आज तो सारे पर्दे गिरेंगे और तुम चाह कर भी अब मुझे रोक नहीं पाओगी। आज तुम मेरे जुनून को देखोगी और इस साड़ी को पहनने पर सारी जिंदगी पछताओगी। वो उसे एक आंख विंग करता उसकी साड़ी का पल्लू गिरा गया। रुचि का दिल जोरों से धड़का। हिमांशु बहुत शिद्दत से उसके लबों पर झुकता इस बार अपनी बढ़ती प्यास को मिटाने लगा। उसका जुनून, उसकी शिद्दत, उसकी तलब कहर बनकर रुचि पर टूट रही थी और वह दिल बड़ा किए खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करती लरजने लगी। लाइट्स ऑफ करते कंफर्टर में दोनों ही गुप्त होते पसीने में भीग चुके थे। डर तो नहीं लग रहा मेरी जान? उसके माथे को चूमते पूछने लगा। उसकी नन्ही सी जान कहाँ फंस गई? वो तो बस यही सोचे जा रही थी, पर हिमांशु ने उसे अपनी गर्म नर्म गुर्बत में सब भुला दिया था। वो उसे अपना बनाते उसके सारे डर दूर कर गया। इसे कहते हैं जो जिसका होता है वो उसे मिल ही जाता है। आज विद्या आंटी अपनी बेटी राधिका के साथ उनके घर से जा चुकी थी। रुचि का चमकता दमकता रूप देख वो समझ गई थी कि हिमांशु हाथ नहीं आने वाला। उसे अपनी बीवी का नशा चढ़ गया था और कमसिन हसीना का नशा बहुत जानलेवा होता है। बहुत मुश्किल से विद्या आंटी राधिका को समझा बुझा के अपने साथ वापस अपने घर ले आई। शालिनी की बात पर रुचि कहकहा लगाते हंसी, जबकि सीढ़ियां उतरता हिमांशु उसकी हंसी की झंकार में खोसा गया। कितना मिस किया था उसने इस हंसी को। नाश्ता करते वो सरिता जी का आशीर्वाद लेता दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा गया कि तभी रुचि भागते हुए उसके पीछे लपकी। वो भी पलट के गहरे प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगा। आपकी कीज़? वो कीज़ सामने लहराते बोली तो वो उसकी तरफ पलटा। उसके हाथ से कीज़ लेते उसके नाक के साथ नाक रब करते उसके होंठों से आज अपने होंठ भी टच कर गया। रुचि के जिस्म में करंट सा लगा। आज रात फिर वही साड़ी पहनना। वो उसे आंख विंग करता बोला, हाय रब्बा, ना जी ना, आपने तो हाल ही बिगाड़ देना है मेरा। वो अदा से बोली तो हिमांशु कहकहा लगाए बिना न रह सका। इसी तरह खुशियों के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। समाप्त। कहानी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।